रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 18 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट खबर, पाकिस्तान ईरान के दरमियान कशीदगी और ज़्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल हमला वापस किया है ईरान के ऊपर। ईरान से कन्फर्मेशन आई है कि 7 अफराद हलाक हुए हैं इस जवाबी वार के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर किया गया है। क्या मामला हो रहा है? ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ मामला जो है वो कशीदा हो रहे हैं, कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। सफ़ीर पहले ही पाकिस्तान वापस बुला चुका है अपना और उनका सफ़ीर भेज चुका है। ये सब मामला है क्या? इसके ऊपर तफसीली बात अब करते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी वापस जवाबी हमला कर दिया है। ये मामला किस तरफ को जा रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी खबर आपको देनी है कि एक ही हल्ले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज़्यादा बड़े नाम जो हैं उनको एक ही हल्ले में लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन से बाहर कर दिया है। जी हां, नाअहल करार दे दिया है और उन्हें इलेक्शन से बाहर निकाल दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। और इंटरेस्टिंग बात, शेख रशीद के बारे में बताते हुए ज़रा इनकी बात को गौर से सुनिएगा और बाद में इस पे हम आपको तज़िया देते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और इस पे अपनी राय दीजिएगा और हम भी आपको अपनी राय देंगे। एंड ज़रूर देखिएगा। को पेश किया गया अदालत में गिरफ्तारी के बाद। वहां पर एक तो मीडिया से बात नहीं करने दी गई और दूसरी थोड़ी तजलील की गई, धक्के दिए गए, गर्दन से पकड़ा गया। शेख रशीद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करते हैं। अगली खबर, ख्वाजा आसिफ ने भागने की कोशिश की और अम्मा रेहाना डार ने भी गले से पकड़ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जाएं ख्वाजा जी, जाके अम्मा का मुकाबला करें। अम्मा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट से। यह भी एक डेवलपिंग स्टोरी आपके सामने रखेंगे। और बिलावल जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को बकरी कह दिया है और इससे पहले मौलवी फजल रहमान की जो पार्टी है वो नवाज शरीफ को काकड़ प्लस कह रहे हैं। अब बिलावल साहब ने काकड़ को बकरी कहा है या नवाज शरीफ को काकड़ प्लस कहा है या नवाज शरीफ को बकरी कहा है, ये समझ नहीं आ रहा। बकरी कौन है, प्लस कौन है, ये मामला भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि लफाफों की इस दुनिया में सच बोलने वाली आवाजें कम है। अगर आपको लगता है कि हमारी आवाज सच पहुंचाती है तो फिर इसको मजबूत कीजिए। पहली खबर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाबी हमला किया है ईरान के अंदर। सिर्फ बैकग्राउंड क्विकली दे दूं जिन लोगों ने पहले इस खबर को फॉलो नहीं किया उनके लिए, कि ईरान ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ड्रोन हमला कर दिया और बगैर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए, बातचीत किए हुए, कम से कम प्रारंभ शायद तो यही नजर आ रहा है। और उस हमले के अंदर पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चियां जख्मी हुई। ईरान का कहना यह था कि उसके दहशतगर्द पाकिस्तान पंजगूर की साइड पर थे, बॉर्डर के इस तरफ, जिनके ऊपर उन्होंने ड्रोन हमला किया। बहरहाल पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत सख्त रद्द अमल दिया। फॉरेन ऑफिस से जवाब आया, पहले तो खामोशी रही, फिर रात गए लेट, फॉरेन ऑफिस से इसका जवाब आया। उसके बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरान के अंदर पंजगूर की दूसरी साइड के ऊपर जो ईरानी इलाका है उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाबी हमला किया है, जिसके अंदर अब ईरान से कंफर्मेशन आ रही है कि 7 लोग इसके अंदर हलाक हुए हैं। जी हां, ईरान का जो मीडिया है, जो ईरान के अंदर सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां की गवर्नमेंट अब ये कंफर्म कर रही है कि 7 लोगों की हलाकत हुई है पाकिस्तान के जवाबी हमले से। अब ये सिचुएशन बहुत ही, मैं ये कहूंगा, मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ईरान ने इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया, बहुत बड़ा सफारती ब्लंडर किया। एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, अगर किसी जगह पर कोई गलत फहमी थी या कोई दहशतगर्द उनको लगता था इस तरफ आए या उस तरफ चले गए तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। ईरान ने बहुत बड़ी सफारती हमाकत की, उसके जवाब में अब पाकिस्तान ने हमला किया है। 7 अफराद की हलाकत उस तरफ हुई है। हमारे ख्याल में अब यह मामला यहां रुक जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ईरान होश के नाखुन लेगा और इस मामले को सफारती सतह के ऊपर दोबारा से दोनों मुल्क जो है वो बातचीत करेंगे और यह मामला रुक जाएगा। वजह क्यों है? एज अ पाकिस्तानी तो सारी बात है, ईरान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो पाकिस्तान के ऊपर अगर हमलावर होगा तो हम तो अपनी फौज, अपने इदारे और अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। जो भी हालात हों उसमें, हम सही हों गलत हों, हमने तो अपने मुल्क की तरफ से लड़ना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम किधर खड़े होंगे। लेकिन लार्जर स्पेक्ट्रम को देखें तो फिर तजिया करना पड़ता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान आपके सामने ही है। जो हिंदुस्तान तो नहीं चाहता कि हम एक दिन भी जिए। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ रिसेंटली जो हालात वाकया, बल्कि रिसेंटली क्या, पिछले कई सालों से ऐसे ही मामला चल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली ज्यादा हुए हैं कि जब वहां से क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म शुरू हो गया और पाकिस्तान शदीद रद्द अमल दे रहा है बार बार। तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के साथ हमारे
इस टाइम जो हालात हैं वो आपके सामने है। तीसरा नेबर जो है वो चाइना है और चौथा नेबर ईरान है। अब अगर ईरान के साथ भी ये मामला हमारे हो गए हैं तो यहां पर ईरान की तो मैंने टू बिगिन विद कहा है कि ये हमाकत थी सफारती लेवल पर, लेकिन अब हमें जवाब देने के बाद आगे मेरा ख्याल में इंगेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपने जवाब दे दिया, भरपूर जवाब दे दिया। लेकिन ये मामला अगर हम ईरान से भी मामला अपने बहुत ज्यादा बिगाड़ लेंगे तो फिर रीजन में तो हमने और ईरान ने और अफगानिस्तान ने और चाइना ने और हिंदुस्तान ने रहना है ना। जो बाहर के लोग मजा ले रहे हैं और जो बाहर के लोग चाहते हैं कि ये आग और फैले और दो बरादर इस्लामी मुल्क आपस में सींग फंसा लें, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि पहला कसूर हमारी तरफ से तो जवाब है, कसूर इसमें ईरान का है। उन्होंने हमाकत की है, ना वो करते ना ये जवाब आता। क्योंकि अगर आप असूल के ऊपर देखें तो असूली तौर पर इस टाइम पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह गए थे? अगर जवाब ना दें तो अपने मुल्क के अंदर प्रेशर है, लोग कहेंगे बुजदिली हो गई, जवाब नहीं दिया। और इंटरनेशनली भी कल को कोई भी ये तरीका बना लेगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को जिसका दिल करेगा मिसाइल मार के उड़ा देगा, कहेगा कि हमारा दहशतगर्द वहां है, कल को हिंदुस्तान मार देगा, तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा स्पेस है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी बड़ी हमाकत ईरान ने कर दी है उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा स्पेस बची नहीं थी। पाकिस्तान को इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ना था किसी ना किसी तरीके से, और पाकिस्तान ने किया, बेहतर किया। लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब देने के बाद पाकिस्तान ने जवाब दे लिया, अपनी धाक बैठा ली, तो अब पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते एक और जो मैं ये कहूंगा बॉर्डर के ऊपर जो हमारे रिलेशनशिप है वो मखदूश हों, क्योंकि ऑलरेडी वतन अजीज को बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं। बहरहाल इसी जगह पर मैं ये कहूंगा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो यही ईरान था जिनके साथ पहले हालात हमारे अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें एंगेज किया और बेहतरीन सफारती रिलेशनशिप चल रहे थे। जब ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सहारा मिला। मैं गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं कह रहा, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत सारा अनडॉक्यूमेंटेड सरहदी इलाकों के अंदर ट्रेड है, जिससे सरहदी इलाकों के बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उसके अलावा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, दोनों ने हमसाए हैं और एक ही जगह पर दोनों रहना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बातचीत की जाए। और इसको जो हमारे मुखालफिन है, दुश्मन है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के भी और ईरान के भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि इनकी आपस में जंग छिड़ जाए और ये एक दूसरे की कत्लो गारत करें, तो इससे हमें इज्तनाब करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक ईरान की हमाकत थी, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, अब आगे एंगेजमेंट हो तो बेहतर है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही हल्ले में, जी हां, कोई ये नहीं कि डिफरेंट जज साहब डिफरेंट इजाजत, एक ही थोक के भाव फैसला किया है। और वो उन्होंने फैसला किया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा लोगों को नाअहल करार दे दिया, इलेक्शन से बाहर निकाल दिया है। आप भी हैरान हो रहे होंगे इस फैसले को सुन के, लेकिन आप करें क्या, पाकिस्तान के अंदर हालात ही इस टाइम जुडिशरी के इस तरीके के चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जज साहब हैं वो वही जज साहब हैं जिन्होंने इसाक डार को, जब वो एब्सकॉन्डर थे, और उनको जाहिर बात है एब्सकॉन्डर जब आप होते हैं तो अदालत भी ढूंढ रही होती है, पुलिस भी ढूंढ रही होती है, तो जब इसाक डार साहब एब्सकॉन्डर थे उस वक्त इसी जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत ने इसाक डार को इजाजत दी थी कि एक एब्सकॉन्डर के तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और सेनेट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जीता, और फिर हल्फ नहीं उठाया था उन्होंने कई सालों तक। और आज वही जस्टिस साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत, वही जज साहब, वही अदालत आज क्या कह रही है कि जो एब्सकॉन्डर हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको उड़ा के बाहर मारा है इलेक्शन से। और कौन कौन से लोग हैं मैं उनके नाम आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को, उसके बाद परवेज अलाही साहब को, उसके बाद सनम जावेद को, ताहिर सादिक साहब को अटक से, उनकी अहलिया को, उनके बेटे को, उसके बाद मुनस अलाही साहब को, और दूसरी जानब ये अब तहरीक इंसाफ से तो नहीं है लेकिन जाहिर बात है उनको भी क्योंकि किया गया है नायल, तो वो शेख रशीद साहब को और रेहाना डार, इन दोनों के कागजात मंजूर हुए। ये अच्छी खबर है कि शेख रशीद और रेहाना डार साहबा के कागजात जो है मंजूर हुए। और लंबी लाइन है, हमाद अजहर भी इसके अंदर है, 30 लोग हैं तकरीबन जिनके कागजात नामजदगी एक ही जुम्बश कलम के साथ जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और जो कानून इस्तेमाल किया गया, बहाना इस्तेमाल किया गया, वो ये है कि जी ये लोग एब्सकॉन्डर है। और मैंने बताया यही अदालत पहले इसाक डार को इजाजत दे चुकी है। तो एक तो बल्ले का निशान छीना पहले, उसके बाद उससे पहले कागजात छीने, फिर तजवीज और तईद कुंदा उठाए, फिर बल्ले का निशान ही छीन लिया। और अब जो मेन हमारे उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन में उतरना था, उनके कागजात नामजदगी ही अब रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और उसमें हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है जो किसी भी हिसाब से ना कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक, ना उनकी साबिका प्रेसिडेंट्स जो उन्होंने सेट किए हुए हैं उसके मुताबिक है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है कि आज पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि शेख रशीद की एक सीनियर सियासतदान की फिर से तजलील की गई है। उनको लाया गया अदालत में पेशी के ऊपर, और उस टाइम उनको धक्के मारे गए, उनको गर्दन से पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठाया गया। मीडिया से वो बात करना चाहते थे, जाहिर बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक से फायदा उठाना चाहते हैं शेख रशीद, इसलिए वो मीडिया से बात करना चाह रहे थे और पैगाम देना चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उन्हीं को वोट दें। हालांकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर
चुकी है और इमरान खान साहब ने उसकी मंजूरी दी है। लेकिन सारी बातें शेख साहब अपनी किस्मत को ट्राई कर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो खतरनाक बात है, जो घटिया बात हो रही है, वो ये है कि इतने सीनियर सियासतदान को गर्दन से पकड़ के और इस बदतमीजी के साथ जो है वो गाड़ियों में बिठाया जा रहा है और मैन हैंडल किया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी। ख्वाजा आसिफ बार बार कोशिश कर रहे हैं भागने की। आप हैरान हो रहे होंगे कि शायद किसी मैराथन में भागने की कोशिश कर रहे हैं, या ट्रेडमिल पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी रेसिंग ट्रैक पे चले गए हैं, या फार्मूला 1 की गाड़ी भगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ख्वाजा आसिफ जूते छोड़ के अम्मा रेहाना डार के सामने बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो दोबारा झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के झूठे बहानों के साथ लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए थे और अम्मा रेहाना डार के कागजात उन्होंने चैलेंज कर दिए थे, क्योंकि ख्वाजा साहब किसी सूरत अम्मा रेहाना डार के सामने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इन हालात में अब लाहौर हाईकोर्ट ने अम्मा रेहाना डार को दे दी है इजाजत और कहा है कि जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें। और ख्वाजा साहब को भी, अब उनके वकील को भी उन्होंने कहा है कि जाएं, ख्वाजा साहब को कहें कि अब जरा कोई ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अब जाकर अम्मा रेहाना डार के सामने इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन आपने क्या लड़ना है, बेइज्जती होना है, वो आप लाहौर अदालत में हो लें या जाके सियालकोट अवाम के हाथों हो लें। अब होना तो आपने बेइज्जती है, लेकिन अब आपको इलेक्शन लड़ना पड़ना है, भागा आपसे नहीं जाना। अब एक ही दरवाजा रह गया है, वो मैसेज सुनने वाले अब बाजवा साहब तो है नहीं, तो काजी साहब को मैसेज कर लें, शायद वो आपकी कोई ना कोई वहां पर किसी ना किसी किस्म की आपको रिलीफ दे सके। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि बिलावल जरदारी साहब ने शोला बयानी में कल नवाज शरीफ साहब को बकरी कह दिया है। जी हाँ, बकरा नहीं कहा, बकरी कहा है। और बकरी उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो जेहन में रखिएगा कि मौलवी फजल रहमान के तर्जुमान जो है वो पहले ही नवाज शरीफ को काकड़ प्लस कह चुके हैं। अब बिलावल साहब ने बकरी कहा है नवाज शरीफ को, तो इस हिसाब से जो जो नवाज शरीफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू काकड़ प्लस। ये मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब नवाज शरीफ बराबर है काकड़ प्लस के, तो फिर दूसरी तरफ बिलावल कह रहा है नवाज शरीफ बराबर है बकरी के, तो इसका मतलब है बकरी बराबर हुई काकड़ प्लस के। मुझे पता है मैं हमाकतों वाले आपको इस टाइम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बता रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ बकरी भी है और नवाज शरीफ काकड़ प्लस भी है, तो फिर काकड़ प्लस साहब जो है, जो काकड़ साहब हैं, वो भी तो बकरी हुए। तो अब ये नहीं पता कि बिलावल जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ को बकरी कह रहे हैं, या वो साथ काकड़ साहब को भी बकरी कह रहे हैं, या वो इस तमाम सिस्टम को बकरो बकरी कह रहे हैं। ये मामला क्या है, ये हमें समझ नहीं है, क्योंकि आप हैरान हो रहे होंगे कि हमें क्यों समझ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा भाई है बिलावल, बिलावल को तो खुद ही पता होता है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी जुबान में बोल रहा होता है जैसे अगर मेरे जैसे बंदे को फ्रांसीसी ना आती हो और वो फ्रांसीसी जुबान में बोले तो मुझे क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लिखी लिखाई को रटी रटाई बात बोल रहा हूँ। तो बिलावल का भी उर्दू के साथ और पाकिस्तानी तहजीब और पाकिस्तानी जुबान के साथ जो जितना कनेक्शन है वो आप सबको पता ही है। तो बिलावल जब बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, बस बोल जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल को पता भी होगा बकरी किसको कहते हैं, या अगर पता है तो पता नहीं वो किसको बकरी कहना चाहते हैं, किस रेफरेंस में बकरी कहना चाहते हैं, अपने आप को वो क्या समझते हैं। तो इन सारी बातों को हम तो समझ नहीं सके, तजिए के लिए आपके सामने छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।